Good morning, students. In our last class, we have read a few paragraphs of the chapter What is amiss with us? The chapter number 6. Now, in today's video, we are going ahead and completing this chapter. Students, the third point is traffic sense. The traffic sense means we should follow the traffic rules strictly, because if we will not follow the traffic rules, then what will happen? Accidents will happen, minor or major accidents will happen. We will create the problems to the pedestrians. रास्ते में जो चलने वाले राहगीर हैं उनके लिए हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे अगर हम लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते तो. If we are owning some kind of two-wheelers or four-wheelers and we are driving them, we should always follow the traffic rules, because traffic rules will make us responsible, and we have the responsibility on our shoulders to follow the rules made by the traffic police or the traffic law in order to save our own lives and save the lives of others. आज के कई सारे बच्चे ऐसा जो आज का जो यूथ है वो बहुत साहस का अनुभव करता है. गैलेंट्री सेकंड वर्ड में जो आप गैलेंट्री देख रहे हो, सेकंड लाइन में रादर, गैलेंट्री मीन्स साहस. आज का यूथ ये साहस का अनुभव करता है, तेज गति से गाड़ी चलाने को अपना साहस का अनुभव करता है, साहस मानता है, या अपने आप को शो करने के लिए आज का यूथ तेज गति से गाड़ी चलाता है. छोटे छोटे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो न करते हुए गाड़ी चलाता है, बेसिक रूल्स फॉलो नहीं करता, जिस कारण से क्या होता है, जिस कारण से जो है एक्सीडेंट्स होते हैं. ट्रैफिक रूल्स न मानने के कई सारे तरीके हैं. जहाँ से टर्न लेना चाहिए उस स्थान से टर्न न लेना, ठीक है. उसके बाद जो है ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो ना करना, गाड़ी को प्रॉपर समय पर सर्विसिंग ना कराना, सही दिशा में गाड़ी ना चलाना, ये सारे ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वाली चीज़ है. इससे जीवन को खतरा होता है. इट अफेक्ट्स देम in also the others moving around. In fact, the movement on roads has become so dreaded and unsafe that affect the nervous system of many a sensitive being. God knows what calamity may happen the next moment. कई लोग गाड़ियों को, टू व्हीलर या फोर व्हीलर को इतनी लापरवाही से चलाते हैं, जिसमें रास्ते चलते लोगों को बोल लो या अन्य गाड़ी वालों को बोल लो जो कि ट्रैफिक सेंस जिनमें है और जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके चला भी रहे हैं, उनको भी कई बार खतरा होता है. तो इरेस्पॉन्सिबल लोगों के लिए कई लोगों को कई बार खतरा होता है, और ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है आज के लोगों का. सर्विसिंग अगर सही समय पर नहीं करवाया जाता है तो व्हीकल्स, चाहे वो फोर व्हीलर हो चाहे वो टू व्हीलर हो, वो स्मोक क्रिएट करती है जो कि लिविंग बींग्स के लिए अनफिट होती है. पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड विथ एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग द एक्सीडेंट. कई बार गुड्स ट्रक जो होती है उसको ओवरलोड करके यहाँ से वहाँ भेजा जाता है, जो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने की बात होती है, और जिस कारण से आपका चालान भी कटना चाहिए और आपका पेनल्टी भी लगना चाहिए, फाइन भी लगना चाहिए, और साथ साथ आप रिस्क में भी हो. क्योंकि अगर कोई गाड़ी ओवरलोडेड है, मान लो कोई व्यक्ति है जो एक जगह से दूसरे घर में, एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट कर रहा है, एक एरिया से दूसरे एरिया में शिफ्ट कर रहा है, और अगर सामान ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी करनी चाहिए. सामान एवरेज है, जिस प्रकार का सामान है उसी प्रकार की गाड़ी करनी चाहिए. आपने मीडियम गाड़ी कर ली, सामान आपके पास बड़ी गाड़ी जितना है, और आपने सारा सामान को ओवरलोड कर दिया, तो उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं, उससे ये होगा कि ओवरलोड करने के कारण अगर रास्ते में बाई चांस कोई सामान गिर गया तो रास्ते चलते हुए किसी जानवर को चोट लग सकती है, किसी इंसान के ऊपर गिर गया तो इस इंसान को उसको एक्सीडेंट हो सकता है, वो फिजिकली हैंडीकैप हो सकता है, उसको कुछ हो सकता है.
They overtake another vehicle the way they want, setting at naught the basic traffic rules and thus playing with the lives of innocent people. तो ये ट्रैफिक रूल्स की बात हमें ध्यान रखनी होगी। फोर्थ पॉइंट, यहाँ जो थर्ड पॉइंट है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट इज द फोर्थ पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट का मतलब स्टूडेंट्स होता है दूसरों की प्रॉपर्टी को हथियाना, जिसको हम लोग अगर हिंदी में बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं अतिक्रमण। अतिक्रमण बोलते हैं जो है इंक्रोचमेंट को, अतिक्रमण। अतिक्रमण का मतलब होता है दूसरों की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती ले लेना। पेन इज माइटियर देन द sword is very often kept the subject for debates by many an educational institution. In reality, the muscle power is stronger than the brain power. स्टूडेंट्स ये बात सच है, ये कड़वी सच्चाई है। हालांकि इस सच्चाई को हम लोग सब छुपाते हैं, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि भले ही ये कहा जाता हो कि कलम जो है वो तलवार से ज़्यादा धार वाली और ताकतवर होती है, यानी कि पढ़ा लिखा इंसान जो है वो शक्तिशाली इंसान से ज़्यादा ताकतवर होता है, ऐसा बोलने को तो हम बोलते हैं, लेकिन हकीकत के धरातल पर अगर देखें तो जिसका फिजिकल पावर है, मैन पावर है या मनी पावर है, वो इंसान ब्रेन पावर से कई बार स्ट्रॉन्गर ही साबित होता है। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस एयॉन। एयॉन मीन्स लॉन्ग टाइम, लंबे समय से ये होता आ रहा है। हकीकत में ये कहावत सच नहीं है कि तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली कलम होती है। हकीकत में हकीकत में जो कहावत सच है वो ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इससे क्या होता है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई लोग दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा लेते हैं, उन लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा लेते हैं जो कि कानून को मानने वाले हैं, सभ्य लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा लेते हैं। फुटपाथ के दोनों तरफ लोग जहाँ तहाँ सो जाते हैं। जैसे जिन लोगों के पास घर नहीं है वहाँ पर उन लोगों के लिए भी कुछ अलाउंस है, उनको भी कुछ नियम बताए गए हैं कि ठीक है कुछ विशेष स्थानों पर वो सो सकते हैं, लेकिन हर जगह सो जाना ये गलत है। समय समय पर जो है पुलिस आकर के बताती है उन लोगों को जो लोग वैगाबॉन्ड है, वैगाबॉन्ड मीन्स जो लोग आवारा है, जिनके अपने घर नहीं है, तो समय समय पर पुलिस बताती कि इस स्थान पर आप रेस्ट कर सकते हो, सो सकते हो। लेकिन जहाँ तहाँ वो सो जाते हैं। दुकानदार जहाँ तहाँ ठेले लगा लेते हैं जो कि कई बार इलीगल होता है, जहाँ तहाँ रहने का स्थान बना लेते हैं, या धर्म के नाम पर दूसरों की प्रॉपर्टी वगैरह हथिया करके अपनी निजी ज़रूरतें पूरी करते हैं। कुछ लोग जो है दूसरों की माने इवन जो है सरकारी ज़मीन को भी हथिया लेते हैं, वहाँ पर झूठ मूठ में कोई छोटा मोटा घर या छोटी मोटी दुकान बना लेते हैं, या कोई गार्डन वगैरह लगा देते हैं, ये साबित करने के लिए कि मेरी प्रॉपर्टी है, फर्जी कागजात बना लेते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें कई बार देखने को मिलती है। और अगर वो लोग जो करते हैं उनमें अगर किसी प्रकार की क्षमता है या किसी प्रकार का बाहुबल है या किसी प्रकार का मैन पावर है या मनी पावर है, तो कई बार वो सफल होते हैं। तो हु इज़ देयर टू चेक एंड थ्वाट सच देयर डिज़ाइंस? कौन है जो उनके इस प्रकार के गलत कामों को रोके? कौन है जो उनके इस प्रकार के बदमाशियों को जो है कंट्रोल करे? कौन है? तो कोई नहीं। ए स्मॉल बिगिनिंग मेड undeterred grows into big menace to all others except to those doing so. तो इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की जो ज़बरदस्तियां हैं, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। समाज को ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और ऐसे लोगों से प्रॉपर्ली टैकल करने के लिए पुलिस या जो प्रशासन है उनको सच्चा होना चाहिए और उनको सही आदमी का साथ देना चाहिए। अगर सही आदमी का साथ प्रशासन देता है, सही ढंग से प्रशासन इन आदमी का साथ देता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर
हक मिलता है इन लोगों को, सही लोगों को। लेकिन अक्सर जो है, जो प्रशासन होता है वो भी अक्सर गलत आदमी के हक में फैसला दे डालता है, जो कि गलत है। और जो नेक्स्ट आपका आता है पॉइंट, वो है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस आपका 5th नंबर पॉइंट है, इट इज़ नॉट द 4th, इट इज़ द 5th पॉइंट। क्लीनलीनेस का मतलब आप समझ गए, साफ सफाई। स्टूडेंट्स, साफ सफाई जो होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साफ सफाई, एक कहावत है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। साफ सफाई जो है वो ईश्वर का दूसरा रूप है। ये कहावत एकदम सच है। दैट सीम्स टू रिमेन एन ऑब्सोलीट एडिज नाउ। आज की डेट में कई लोग इसको बेकार या पुराना मुहावरा या लोकोक्ति मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि राइटर का ऐसा मानना है, हकीकत में मैं ऐसा मानता हूँ कि नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो साफ़ सफाई पसंद है, जो खूब साफ़ सफाई रखते हैं। ऐसे कई सारे लोगों को मैंने अपनी लोकेलिटी में देखा है जो बेहद साफ़ सफाई रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये साफ़ सफाई को लोग बेकार मानते हैं, साफ़ सफाई को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है। हम लोगों में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो गंदगी से इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि इससे कईयों को प्रॉब्लम हो सकती है। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल्स वेर एवर वी लाइक, मे बी रोड्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। राइटर का कहना है कि हम लोग अपनी गंदगी घरों की या अपने रोज़मर्रा के उपयोग में लाने के बाद जो गंदगियाँ निकलती हैं, जैसे कि सब्जी बनाने के समय जो छिलके वगैरह निकलते हैं, घर में झाड़ू निकालते वक्त जो गंदगी निकलती है, साफ़ सफाई करते वक्त जो गंदगी निकलती है, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की गंदगी को निकलने पर, किसी प्रकार की गंदगी के निकलने पर जो है हम लोग जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि कई बार लोग गंदगी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ में फैला देते हैं, शैक्षिक इंस्टीट्यूशंस यानी कि विद्यालयों में भी फैला देते हैं, ऐतिहासिक इमारतों में भी गंदगी फैला देते हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, सरकारी भवनों में भी फैलाते हैं और मंदिर वगैरह में भी फैला देते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग, और कई बार ऐसा भी होता है कि अपने घर को साफ रखने के चक्कर में हम लोग सामने वाले के घर को गंदा कर देते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। The rubbish may be dirt of the house, shit of the children, skin of the vegetables or fruits or any other waste stuff. The skin of the banana is seen littered on public roads, which leads to making many normal beings physically handicapped. ऐसा हमेशा नहीं होता। हाँ, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो केले के छिलके वगैरह कई बार लोग रास्ते में फेंक देते हैं। मान लो कोई कार से जा रहा है, कोई फैमिली, और रास्ते में चलते चलते वो केले खाए, और हाईवे में चलते चलते उन्होंने केले खाए, और या किसी भी रास्ते से चलते चलते उन्होंने केले खाए कार चलाते चलाते, और रास्ते में ही छिलके फेंक दिए। अब उसको कोई रास्ता पार कर रहा है या उस स्थान से अगर कोई जा रहा है, पेडेस्टेरियन, कोई रास्ता में चलने वाला राहगीर, तो वो उसमें फिसल करके, हो सकता है वो फिसल गया और सामने से कोई गाड़ी आ रही है और वो गिर गया और वो हट नहीं पाया, और हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो कई प्रकार की कैलामिटी, कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान न दिया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि गंदगी, कूड़े को डस्टबिन में ही फेंका जाए, प्रॉपर जगह ही डंप किया जाए। ये है मेन बात। एडेड टू दिस मेलेडी इज़ द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स। और ये एक इस प्रॉब्लम, मेलेडी मीन्स प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में और एक इजाफा होता है एक पॉइंट से कि आवारा जो जानवर होते हैं वो यहाँ वहाँ घूमते हैं, और इस कारण से आवारा जानवर भी जो है कई प्रकार के स्थानों की एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करते हैं, और वो भी कई बार एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। कई बार मैंने भी सुना है, आप भी सुने होंगे, कि नील गाय को बचाने के चक्कर में किसी की गाड़ी जो है पेड़ से टकरा गई, किसी की गाड़ी झाड़ियों में गिर गई या झाड़ियों के अंदर चली गई। इस प्रकार की कई बार सुनने को मिलती है, मैंने कई बार सुना है।
हमारे जैसे राजस्थान में आसपास में कुछ हाईवेज के इर्द गिर्द नीलगाय पाई जाती है और नीलगाय एक्सीडेंट्स का कई बार कारण बनती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। We have become so immune against this ills that nobody seems to take a note of this. एक्चुअली हम लोग इन चीज़ों के इतने आदी हो चुके हैं, इम्यून मतलब आदी, हैबिचुएटेड हो चुके हैं कि हम लोगों को इसमें कोई दोष ही नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात की जाए तो वो भी टीवी में देखने पर पता चलता है हमें कि भारतीय अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो बहुत बैकवर्ड है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी अफ्रीकन कंट्रीज़ में कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि टीवी वगैरह में हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ के कुछ पिक्चर्स वगैरह अगर देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, तो हमें कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो भी बैकवर्ड कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्री के लोग भी साफ सफाई भारतीयों से ज़्यादा रख लेते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो हमें ये समझना होगा कि साफ सफाई ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जो इसके ऑफेंडर्स होंगे, जो इसके विपरीत चलने वाले होंगे, उनको पनिशमेंट्स दिया जाना चाहिए, ठीक है। प्यूनिटिव मेजर्स का मतलब पनिशमेंट। 6 नंबर पॉइंट जो है वो 6 नंबर पॉइंट आता है आपका धरना बंद या रेल रोको। 6 नंबर पॉइंट जो है वो धरना बंद या रेल रोको है। जैसे कि आप अक्सर सुनते हो कि भारत बंद कर दिया गया। आज अभी अभी जो रिसेंटली किसान आंदोलन चल रहा है, तो किसान आंदोलन के मद्देनज़र 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जो कि कुछ गिने चुने राज्यों में फॉलो हुआ, बाकी अधिकांश राज्यों में ये माना नहीं गया। बंद क्या होगा? एक ऑलरेडी कोविड चल रहा है, कोविड के कारण मैक्सिमम काम तो डिस्टर्ब्ड है ही, और एक तरह से बंद ही है, तो उसमें फिर भारत बंद का कोई प्रॉपर मतलब ही नहीं निकलता। इसलिए अधिकांश जगह में तो इसको फॉलो नहीं किया गया। हाँ, कुछ जगहों में, कुछ राज्यों में ज़रूर इसको फॉलो किया गया भारत बंद को। तो यहाँ पर राइटर का कहना है कि अगर आपको सरकार के खिलाफ या किसी भी मुद्दे के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, विद्रोह करना है, तो आप धरना बुला लेते हो, भारत बंद कर देते हो, या रेल रोक देते हो, इस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन या आप एक्टिविटीज़ करते हो। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज। एजिटेटर्स मतलब जो आपके विद्रोही होते हैं, जो समाज के बुरे चिंतक होते हैं, वो अक्सर इस प्रकार की चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। इससे आम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है और इरेपरेबल डैमेज होती है, जिसको बदला न जा सके, ऐसे नुकसान होते हैं। इससे देश को नुकसान होता है। मान लो कि कोई आदमी बहुत बीमार हो या उसको हॉस्पिटल पहुंचाना इमीडिएटली ज़रूरी हो, या फिर मान लो कि कोई व्यक्ति का बहुत ही इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट हो, अगर वो उस अपॉइंटमेंट को ना फॉलो करे, मैंने कोई नौकरी का साक्षात्कार हो ना जाए, तो उसकी नौकरी छूट सकती है। तो भारत बंद और इस प्रकार के गाड़ी वगैरह बंद के कारण उसकी नौकरी जा सकती है, किसी बहुत ज़रूरतमंद व्यक्ति की नौकरी जा सकती है, या फिर एक बहुत बीमार आदमी उपचार के अभाव में मर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। हु बॉदर्स फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स। लेजिटिमेट मतलब बेसिक एंड एसेंशियल, बॉदर्स मतलब थिंग्स या थिंक सीरियसली। कौन दूसरों की बेसिक ज़रूरतों के बारे में सीरियसली सोचता है? तो और कई बार ऐसा होता है कि जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा ही ये बंद वगैरह बुलाए जाते हैं। क्या हमें कोई नया तरीका नहीं निकालना चाहिए इन बंद के अलावा? एक छोटा सा एग्जाम्पल के द्वारा राइटर बताना चाह रहा है कि एक तरीका इस प्रकार का हो सकता है। जापान में शू फैक्ट्री के वर्कर्स को कोई समय सरकार की किसी नीति के खिलाफ प्रदर्शन करना था और अपनी मांगे सामने रख करके उन्हें मनवाना था। तो उन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया, उन्होंने क्या विद्रोह किया, उनका तरीका क्या था? उन्होंने फैक्ट्री बंद नहीं की। शू फैक्ट्री के वर्कर्स ने फैक्ट्री बंद नहीं की, मालिक ने फैक्ट्री बंद नहीं की, लगातार शू मैन्युफैक्चर होते रहे। दाहिने पैर के उन्होंने जूते बनाना जारी रखा। लगातार उन्होंने बहुत सारे जूते बनाए, जो कि एज यूजुअल बनते थे उतने ही जूते बनाए। मान लो ये प्रोटेस्ट 10 दिन चला, तो इस प्रोटेस्ट में 10 दिन तक फैक्ट्री लगातार चलती रही, दाहिने पैर के जूते बने। फिर उसके बाद जब उसको बंद कर दिया गया, जब ये प्रोटेस्ट बंद हुआ, सरकार नियम मान ली, उनकी अधिकांश मांगे मान ली और ये समझौता तय हो गया,
तब जाकर के उन्होंने बाएं पैर के जूते बना दिए अलग अलग साइज के और पेयर को कंप्लीट किया। तो इस प्रकार से एक रास्ता निकला। राइटर का एक और सुझाव है कि महात्मा गांधी की तरह सत्याग्रह या भूख हड़ताल को भी अपनाया जा सकता है, जैसे कि अन्ना हजारे ने भी अपनाया था। तो भूख हड़ताल करना या काम को ऑल्टरनेटिव ढंग से करना, इस ढंग से करना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ये तरीका हमें अपनाना चाहिए। ऑल दिस माइनर इश्यूज आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस। इफ थिंग्स लाइक दिस आर सेट राइट, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर विल नॉक एट आवर डोर्स। तो अगर ये सब चीज़ों को मानेंगे तो ही हम लोग उन्नति कर पाएंगे, सुखी रह पाएंगे और शांतिपूर्ण और सम्मानित जीवन जी पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा वो ये है कि जिन बातों को हमें मेनली फॉलो करना है वो है जीवन में नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल रखना है, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नुकसान नहीं पहुंचाना है, नशा नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू माने पुड़िया या खैनी किसी भी चीज़ का या दारू का नशा नहीं करना है, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, हमें दूसरों की प्रॉपर्टी को हथियाना नहीं है, हमें साफ़ सफाई रखनी है अपने इर्द गिर्द अपने जीवन में हर जगह, हमें भारत बंद वगैरह को नहीं बुला करके दूसरा ऑल्टरनेटिव वे खोज करके अपनी मांगों को सामने सरकार के रखना है। ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी है। तो ये इस चैप्टर का जो है मतलब है। आज आपका होमवर्क है पेज 81 के कॉम्प्रिहेंशन में ए नंबर जो क्वेश्चन आंसर्स है 30 to 40 वर्ड्स के, उसमें 1, 4, 7 और 10 दिस 4 क्वेश्चंस यू विल डू इन योर नोटबुक बाय योर ओन। पेज 82 में बी नंबर में 3, 6 और 9 नंबर 3, 6 एंड 9 यू विल डू इन योर नोटबुक। उसके बाद पेज 82 का नंबर सी, पेज 83 का नंबर डी आप लोग पेंसिल से अपनी बुक में ट्राई कर लेना। वर्किंग विथ लैंग्वेज, वोकेबुलरी, ग्रामर पोर्शन वगैरह हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में करेंगे। ग्रामर पोर्शन तो अलग से मैंने टॉपिक अलग से जो टॉपिक में मैं पढ़ाई दे रहा हूँ। वोकेबुलरी हम लोग स्कूल खुलने की बात करेंगे। एक छोटा सा और होमवर्क है पेज 90 का 1 नंबर, एक्टिविटी 5 कॉम्पोजिशन जो है उसका 1 नंबर आपका होमवर्क है। राइट ए पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस इन अबाउट 75 वर्ड्स। दिस इज योर होमवर्क। योर नेक्स्ट चैप्टर द लेडी और द टाइगर, चैप्टर 7 हैज बीन डिलीटेड बाय RBSE. So in our next video we will start chapter 8, a discourse on prayer by Mohandas Karamchand Gandhi. That's all for today. Thank you.